प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे भुगतान संतुलन की संरचना। भुगतान संतुलन की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे पूर्व हमने कल पढ़ा था कि भुगतान संतुलन का क्या अभिप्राय है, भुगतान संतुलन में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। इसके अलावा हमने व्यापार संतुलन भी पढ़ा था। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन का भी हमने अध्ययन किया था। हमने कल पढ़ा था कि भुगतान संतुलन से अभिप्राय एक निश्चित समयावधि में या एक निश्चित अवधि में एक देश के नागरिकों के द्वारा दूसरे देश के नागरिकों के साथ जो व्यापार किया जाता है, जो आर्थिक सौदे किए जाते हैं, उसके लेखे जोखों को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। साथ ही में हमने ये भी पढ़ा था कि जितना भी जो विदेशी व्यापार होता है वो बंदरगाहों और जो हवाई अड्डे हैं इनके माध्यम से होता है। तो जो भी माल इन बंदरगाहों और हवाई अड्डों के थ्रू जाता है उसका लिखित में रिकॉर्ड रखा जाता है, मानी एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें इनका सबका लिखित में ब्यौरा होता है कि कितना माल हमारे देश से बाहर जा रहा है और कितना माल विदेश से बाहर हमारे देश में आ रहा है, किन किन मदों में कितना आइटम, कितनी क्वांटिटी आ रही है। मानी इनका जो लिखित लेखा जोखा होता है, लिखित जो ब्यौरा होता है, उसी को हमने भुगतान संतुलन कहा था। आज हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन की संरचना। मानी भुगतान संतुलन के जो खाते लिखे जाते हैं उन खातों को हम दो भागों में बांटते हैं। अर्थात जो प्रविष्टियाँ की जाती है बंदरगाह और हवाई अड्डों पर जो रजिस्टर संधारण किया जाता है, उस रजिस्टर संधारण के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। मनी रजिस्टर में दो प्रविष्टियाँ की जाती है, एक चालू खाते में और दूसरा पूंजी खाते में। अब चालू खाता किसे कहते हैं? चालू खाता मनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार चालू खाता देय पक्ष में, मानी चालू खाता में भी दो पक्ष होते हैं। एक होता है आपके देय पक्ष मानी जिसका हमको भुगतान करना है, भुगतान पक्ष भी कहते हैं जिसको। एक होता है जमा पक्ष जिसको हम आई पक्ष कहते हैं या प्राप्ति पक्ष कहते हैं। तो देय पक्ष में हम क्या क्या शामिल करते हैं कि विदेशों से किन किन वस्तुओं का हम आयात करते हैं, विदेशी यात्राओं पर कितना व्यय किया गया है, परिवहन और बीमा पर कितनी राशि हमने भुगतान की गई है, और विदेशी कंपनियों की जो नियोजित पूंजी पर कितना लाभ अर्जित किया है। मानी कोई विदेशी कंपनी भारत में कोई कारोबार करती है और वर्ष के अंत में उसको जो लाभ होता है उसको भी हम देय पक्ष में शामिल करते हैं। इसके अलावा विदेशी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो हम सेवाएं लेते हैं विशेषज्ञ के रूप में, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी हम जो सेवाएं लेते हैं उसको भी हम देय पक्ष में शामिल करते हैं। उसी प्रकार जमा पक्ष में हम किस किस चीज़ को शामिल करेंगे? जमा पक्ष में हम शामिल करेंगे कि हम जो निर्यात किया जाता है और जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आकर जो पैसा खर्च करते हैं वो भी आपके जमा पक्ष में होता है। और जो भारतीय जो परिवहन और जो बीमा कंपनियां जो सेवाएं देती है वो भी जमा पक्ष में शामिल होता है। और यदि कोई भारतीय उद्यमी विदेश में पूंजी लगाकर जो लाभ कमाता है उसको भी हम जमा पक्ष में शामिल करते हैं। और हमारे भारत के जो विशेषज्ञ हैं वो विदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो उसको भी हम जमा पक्ष में शामिल करते हैं। अर्थात मनी भुगतान जो संतुलन है उसके संरचना को हमने दो भागों में बांटा, एक चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। तो चालू खाता में भी हमने दो भाग पढ़ा, एक देय पक्ष जिसको हम भुगतान पक्ष भी कहते हैं, एक जमा पक्ष जिसको हम प्राप्ति और आय पक्ष भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से चालू खाते में हम निम्नलिखित मदे या चीज़ों को शामिल करते हैं, जिसमें पहला है वस्तुएं। वस्तुओं में हम जो आयात और निर्यात को हम शामिल करते हैं कि कितनी वस्तुओं का आयात करते हैं, कितनी वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं। दूसरा है सेवाएं कि भारत के नागरिक जो सेवाएं देते हैं विदेश में जाकर, या विदेशी नागरिक या विदेशी विशेषज्ञ हमारे देश में आकर जो सेवाएं देते हैं उसको हम सेवाओं में शामिल करते हैं। उसके अलावा उपहार और भेंट को भी हमें चालू खाते में शामिल करते हैं। यानी कई बार यदि एक भारतीय नागरिक का मित्र विदेश में रहता है और उसको किसी ओकेजन पे वो उपहार या भेंट देता है तो वो किस में शामिल होगा? वो देय पक्ष में शामिल होगा। उसी प्रकार यदि कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकों को अपना किसी प्रकार का कोई उपहार और भेंट देता है तो वो जमा पक्ष में शामिल होगा। दूसरा है पूंजी खाता।
पूंजी खाता में हम देखते हैं, पूंजी खाता में उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा चालू खाते में प्रविष्ट भुगतान संभव होते हैं। मानी पूंजी खाते में केवल उन्हीं मदों को शामिल किया जाता है जिनका हम चालू खाते में भुगतान संभव होता है। यानी दूसरे शब्दों में यदि इसको पढ़े तो आयात निर्यात और वस्तुओं के सेवाओं के बदले जो देय प्राप्त मानी जो प्राप्त होता है या देय भुगतान होता है उसको हम पूंजी खाते में शामिल करते हैं। पूंजी खाते में जैसे आपके शामिल होता है प्राइवेट खातों का शेष भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध भुगतान एवं प्राप्तियाँ, स्वर्ण का आयात माने सोने का जो आयात के हस्तांतरण किया जाता है, सरकारी खातों का शेष भुगतान, ये आपके थे पूंजी खाता। अब भुगतान शेष माने भुगतान संतुलन को हम भुगतान शेष भी कहते हैं। भुगतान शेष या भुगतान संतुलन के प्रमुख जो मदों है उनका विवरण दे रखा है। इसमें पहला है वस्तुओं का आयात निर्यात, मानी किसी देश के भुगतान संतुलन की ये सबसे प्रमुख मद है। यानी चाहे कोई भी देश हो उसके भुगतान संतुलन की जो सबसे बड़ी मद होती है वो होता है वस्तुओं का आयात निर्यात। मानी इसमें हम केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। दृश्य मदे मानी जिसका बंदरगाह और एयरपोर्ट पर लिखित में ब्यौरा हो, यानी जिसको हम देख सके उसको हम दृश्य मदे कहते हैं। दूसरा सेवाएं, दो देशों के बीच न केवल वस्तुओं का ही आयात निर्यात होता है बल्कि सेवाओं का भी आयात निर्यात होता है। पर एक देश दूसरे देश के विशेषज्ञों की सेवाएं लेता है जिसमें आपके मुख्य रूप से होता है डॉक्टर, इसके अलावा आपके इंजीनियर, इन्हीं लोगों की सेवाएं ली जाती है। नेक्स्ट है आपके देख सेवाओं में आपके शामिल की जाती है जैसे व्यापारिक कंपनियां जैसे बैंक बीमा कंपनियों की सेवाएं भी ली जाती है। विशेषज्ञों की सेवाएं जैसे चिकित्सक, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती है। इसके अलावा सेवाओं में शिक्षण एवं भ्रमण को भी हम सेवाओं में शामिल करते हैं। मानी कोई शैक्षिक भ्रमण होता है विदेश में या विदेशियों का भारत में कोई शैक्षणिक भ्रमण होता है तो उसको भी हम सेवाओं में शामिल करते हैं। जिस देश के द्वारा उक्त सेवाएं प्रदान की जाती है वे उस देश के लिए अदृश्य निर्यात के समान होता है। मानी ये सब सेवाएं जो देश देता है वो उसके लिए क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है और सेवाओं को अदृश्य मदे कहा जाता है। मानी इनका कोई लिखित ब्यौरा नहीं होता। नेक्स्ट है उपहार। जैसे हमने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि कभी कभी एक देश के द्वारा विदेश में रहने वाले नागरिकों को वस्तुओं के उपहार भेजे जाते हैं जो इन्हें प्राप्त करने वाले देश के भुगतान संतुलन के लेनदारी मानी जमा पक्ष में शामिल किया जाता है और जो देता है उसको देनदारी मानी डेबिट पक्ष में उसको शामिल किया जाता है। मानी जिस देश का नागरिक उपहार भेजता है तो उस देश के खाते में तो देनदारी में आएगा और जो देश उपहार प्राप्त करता है तो उस देश के जमा खाते में उपहार को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है निजी खातों का शेष भुगतान। निजी पूंजीगत भुगतान व्यक्तियों, संस्थाओं या व्यापारियों के बैंकों से संबंध हो सकते हैं। यानी जितने भी निजी खाते हैं वो किसके से संबंधित होते हैं, व्यक्तियों, संस्थाओं या व्यापारिक बैंकों से संबंध होते हैं। निजी खातों को दो भागों में बांटा जाता है, एक अल्पकालीन निजी पूंजीगत भुगतान और दूसरा दीर्घकालीन निजी पूंजीगत भुगतान। अल्पकालीन पूंजी हस्तांतरण तब होते हैं जब अल्पकालीन देय में परिवर्तन हो और दूसरे प्रत्यक्ष विनियोग, परोक्ष विनियोग अथवा स्थगित भुगतान के कारण दीर्घकालीन पूंजीगत हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध भुगतान एवं प्राप्तियाँ। मानी कई बार जो विदेशी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनसे भी हमको कुछ प्राप्तियाँ होती है, कुछ भुगतान होती है। जैसे हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक, इनसे हमको कई प्रकार के जो ऋण मिलते हैं वो हम प्राप्तियों में शामिल करते हैं। और यदि हम ऋणों का भुगतान करते हैं, ब्याज का भुगतान करते हैं तो वो देनदारी में हम उसको शामिल करते हैं। स्वर्ण का हस्तांतरण
यानी किसी देश के भुगतान संतुलन में स्वर्ण का आयात निर्यात भी उसी तरह से शामिल किया जाता है जिस तरह से हम वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात शामिल किया जाता है। यानी यदि हम विदेश से सोना का आयात करते हैं तो वो देनदारी में शामिल होगा, और यदि विदेश में हम सोना निर्यात करते हैं तो हमारे जमा पक्ष में शामिल होगा। सरकारी खातों का शेष भुगतान। सरकारी खातों के शेष भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्य या देय, प्राप्त का मतलब होता है प्राप्त या देय पूंजीगत राशियाँ जिसमें ऋण, ब्याज आदि अथवा अनुदान को भी सम्मिलित किया जाता है। मानी सरकारी खातों का शेष का भुगतान यदि भारत सरकार किसी दूसरे देश को कोई ऋण देता है, अनुदान देता है, तो वो किस में शामिल करेंगे हम? देनदारी में। ठीक है। और यदि विदेशी सरकार हमारे देश को कोई ऋण देती है या कोई अनुदान देती है, उसको हम शामिल करेंगे आपके लेनदारी या जमा पक्ष में। जैसे एक तालिका दे रखी है भुगतान संतुलन की, देखिए आप इसमें 2 कॉलम बने हैं, एक लेनदारी का और दूसरा देनदारी का। लेनदारी का मतलब क्रेडिट है और रिसिप्ट है। लेनदारी को हम जमा पक्ष भी कहते हैं, इसको प्राप्ति पक्ष भी कहते हैं, और जो डेबिट वो पेमेंट पक्ष है, इसको देनदारी पक्ष या भुगतान पक्ष भी कहते हैं। अब देखिए मानी जो लेनदारी पक्ष है वो बाईं तरफ को लिया जाता है और देनदारी पक्ष को हमने दाईं तरफ के कॉलम में दर्शाया गया है। इसमें वही चीज़ देखिए, पहला वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात देनदारी पक्ष में हम शामिल करते हैं। इसी प्रकार सेवाओं से प्राप्त आई, बैंकिंग सेवाओं से, बीमा सेवाओं से, तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं से, शिक्षा एवं अन्य सेवाओं से जो आय प्राप्त होती है वह लेनदारी पक्ष में शामिल करते हैं, और इन सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है वो देनदारी पक्ष में शामिल किया जाता है। नंबर 3 है विदेशी ऋणों पर प्राप्त ब्याज एवं मूलधन की वापसी। यदि भारत सरकार दूसरे देश को कोई ऋण देता है और वो ऋण वापस आता है ब्याज सहित, तो उसको हम लेनदारी में शामिल करते हैं। दूसरा, यदि भारत सरकार विदेशों से कोई ऋण लेता है और उसका भुगतान करता है तो वो देनदारी में आएगा। नेक्स्ट है विदेशी विनियोग की वापसी एवं उस पर प्राप्त लाभांश। यदि कोई निवेश करता है, कोई उद्यमी विदेश में जाकर पैसा लगाता है और उसमें लाभ कमाकर वो पैसा वापस हमारे देश में लाता है तो वो लेनदारी में होगा। और यदि विदेशी निवेशकर्ता हमारे देश में पैसा लगाता है और उस लाभ को विदेश में लेकर जाता है तो वो शामिल होगा देनदारी में। विदेशी पर्यटकों एवं छात्रों द्वारा व्यय। यदि कोई विदेशी पर्यटक हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं और यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, यदि शैक्षिक भ्रमण के लिए आते हैं और उस पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम लेनदारी में शामिल करते हैं। तथा हमारे देश के नागरिक दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं या शिक्षा लेने जाते हैं या शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं, उसको हम देनदारी में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है विदेशी सरकारों द्वारा व्यय। यदि विदेशी सरकारों द्वारा हमारे देश में किसी प्रकार का कोई व्यय किया जाता है तो वो लेनदारी में होता है, और भारत सरकार द्वारा यदि किसी प्रकार का व्यय विदेशों में किया जाता है तो वो देनदारी में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 7 देश में जनसंख्या का अप्रवासन से प्राप्त होने वाला धन। यदि भारत का कोई व्यक्ति विदेश में जाकर मजदूरी करता है तो वो जो पैसा प्राप्त होता है उसको हम लेनदारी में, जनसंख्या का उत्प्रवास होता है उसको हम देनदारी में। नेक्स्ट है विदेशों से प्राप्त होने वाला मुआवजा, उपहार, दान, युद्ध व्यय, सहायता राशि, इसको हम देनदारी में। और विदेशी को किया गया भुगतान, मुआवजा, उपहार, दान आदि को हम देनदारी में शामिल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भुगतान संतुलन में जो तालिका बनाई जाती है उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक आपके होता है लेनदारी पक्ष और दूसरा होता है देनदारी पक्ष, अर्थात एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। बाएं पक्ष में हम उन मदों को शामिल करते हैं जिनसे हमको आय प्राप्त होती है, मानी जिससे हमको पैसा मिलता है, और दाएं पक्ष में हम उन मदों को शामिल करते हैं जिससे हम भुगतान करते हैं, मानी हमारी जेब से पैसा जाता है। इसको हम भुगतान संतुलन तालिका कहते हैं।